सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पिछली वीडियो ने 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर दिए और इतनी वायरल हुई कि जिसके वजह से शायद बताती हूँ ना, लेकिन लास्ट में और वह चीज़ आप लोगों को 101% पसंद आएगी क्या, आ चुकी होगी, क्योंकि अब तक तो आप लोगों ने ऑफिशियल एपिसोड सुन ही लिया होगा, वो भी दो तरह का। अब आते हैं वीडियो पर। हाँ सॉरी यार, वीडियो काफ़ी लेट है, मुझे पता है। मैं पिछली वीडियो में बोली थी कि प्रलय राज मरते समय कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने के लिए आगे का नॉवेल पढ़ रही थी तो मुझे पता चला प्रलय राज 2 बातें बोलता है। सॉरी, मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई। वह बोलता है, मेरे किल्विश दल के हजारों सालों की मेहनत तुम्हारे हाथों बर्बाद हुई है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बस इतना ही बोलता है, ना कि किसी शैतान या जायरॉन का नाम लेता है। अब बताती हूँ इसके आगे की कहानी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शक्ति पूर्वज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नहीं तो एक दिव्या रोशनी फेंक के मारूंगी ना, तुम्हारा फ़ोन टूट जाएगा। तो शुरू करते हैं। ध्रुव प्रलय राज को उस नए पिलर में सील कर देता है जिस वजह से प्रलय राज बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। ध्रुव भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से हिनीसा और ईरा भी जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी पिलर के बीच से एक खांसने की आवाज़ आती है और ध्रुव बोलता है, अरे मैं मरा नहीं हूँ, बस मेरा शरीर बर्बाद हो गया है और अब पूरे मार्कस से प्रलय राज का खतरा हमेशा के लिए खत्म, और आज से इस जगह को शक्तिदेव शैतानी समाधि कहा जाएगा। तभी हिनीसा और ईरा बोलती हैं, अब अगली बार से हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये शैतान हमेशा मार्कस के लिए खतरा बना रहता। इतना सुनते ही वहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, शक्तिदेव ध्रुव शौर्य, रोशन देव ध्रुव शौर्य। ध्रुव बोलता है, चलो फाइनली अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। इसके बाद ध्रुव हिनीसा और ईरा को गले लगाकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। ध्रुव ने बचपन से इतनी मेहनत की थी, उसका रिजल्ट उसे फाइनली मिल ही गया था। तभी ध्रुव खुद से मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोलता है, पूर्वज रुद्रदेव शौर्य, आखिरकार मैंने वो कर ही दिखाया। ध्रुव ईरा के पापा से शादी के लिए ईरा का हाथ भी मांग लेता है, वो भी खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और अब ध्रुव की शादी का दिन आ जाता है, जिसमें उसकी शादी ईरा और हिनीसा दोनों से होने वाली थी। पूरे मार्कस में सभी अपने अपने शहर को एक दुल्हन की तरह सजा देते हैं। सबको पता है कि आज उनके शक्तिदेव की शादी है, जिसने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए उन लोगों की जान बचाई थी। आज के दिन लोगों में एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। हर तरफ गाना बजाना चालू था। मेसोडोरिया को ऐसा सजा दिया गया था जैसे आज उनके यहाँ दिवाली हो। आज ध्रुव के पास सभी लोग थे जिन्हें वह एक टाइम पर प्रोटेक्ट करना चाहता था। आज वो सभी ध्रुव के लिए नाच रहे थे। हर तरह की सजावट, हर तरह की मिठाई, हर तरह का खाना, सब कुछ मौजूद था। लेकिन तभी ध्रुव करिश्मा को मिठाई चुराते हुए देख लेता है और बोलता है, ये भुक्कड़ का पेट कभी नहीं भरेगा। और फिर शादी की रस्में चालू हो जाती हैं। ईरा और हिनीसा हमेशा के लिए ध्रुव की हो जाती है। कुछ सालों बाद ईरा को भी एक लड़का पैदा होता है और वो भी ध्रुविका की तरह पैदा होते ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब धीरे धीरे और भी कई साल बीत जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टूटता तारा। दल पहाड़ी से 5 किलोमीटर दूर 3 लड़के आपस में बात कर रहे थे। तभी एक लाल बालों वाला लड़का बोलता है, शिमाल, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो यहाँ आएगा? ये लाल बालों वाला कोई और नहीं बल्कि ध्रुव का सन की खोपड़ी वाला दोस्त ब्रूना था। तभी शिमाल बोलता है, हाँ इतने साल हो गए। वैसे नौशेरा, मैंने सुना है तुमने खुद का एक गैंग बनाया है और तुम्हें तुम्हारे दल का लीडर भी बना दिया गया है। नौशेरा भी थोड़ा थोड़ा हंसने लगता है। शिमाल फिर से बोलता है, नौशेरा तुम भी कुछ बोलो यार। अब नौशेरा जैसे ही कुछ बोलने जाता है तभी वहाँ पर एक काली परछाई दिखाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि ध्रुव शौर्य था। ध्रुव को देखते ही तीनों के चेहरे पर खुशी छा जाती है। तीनों आगे बढ़ते हैं और ध्रुव के सीने पर मुक्का मारते हैं। ब्रूना हंसते हुए बोलता है, ही मैंने अभी एक शक्तिदेव को मुक्का मारा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ध्रुव कुछ शराब की बोतल निकालता है। उसके बाद सब बैठकर पीने लगते हैं। वह सारे दोस्त न जाने कितने सालों बाद एक साथ मिले थे। वह इस पल को खुलकर एंजॉय करना चाहते थे। धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है।
सभी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और ज़मीन पर ही लेटे थे। किसी ने भी अपनी शक्तियों से शराब के नशे को कम नहीं किया, क्योंकि वो इस पल को दिल से जी रहे थे और नशे में एकदम टल्ली हो गए थे। तभी नौशेरा बोलता है, ध्रुव, तुम अब आगे क्या करने का प्लान बना रहे हो? ध्रुव बोलता है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, अब जी भर के आराम करना चाहता हूँ। मैं अब मेसोडोरिया वापस जाऊँगा। हाँ, अगर तुम सबको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सब हमारे गठबंधन से कभी भी हेल्प ले सकते हो। मैं पहले ही तुम लोगों के बारे में सभी को बता चुका हूँ। ऐसे बात करते करते रात हो जाती है और सभी वहीं सो जाते हैं। कुछ दिन बाद हमें फूल दल का सीन दिखाया जाता है। याना आराम से एक जगह बैठी थी। तभी उसके पास लारा आती है। उसके हाथ में एक लेटर था और वह बोलती है, टीचर, ध्रुव ने आपके लिए लेटर भेजा है और उसने आपको मेसोडोरिया वापस बुलाया है। ध्रुव का नाम सुनते ही याना के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह ध्रुव का लेटर पढ़कर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद याना फूल दल के पहले बुजुर्ग को सब कुछ बताकर मेसोडोरिया के लिए निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी बोलता है, यार, ये डॉक्टर परी कितनी खूबसूरत है ना, और शक्तिशाली भी। जी हाँ, ये थी डॉक्टर परी, जो अपने पुराने घर वापस आ गई थी, जहाँ पर उसने एक क्लिनिक खोल रखा था और अपने आसपास के लोगों का मुफ्त में इलाज करती थी। डॉक्टर परी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ रहता, वो भी उसे देखने के बहाने दवा लेने आ जाते। एक दिन की बात है, सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी भीड़ के अंदर से एक काले कपड़ों वाला लड़का घुसते हुए आगे आकर डॉक्टर परी के पास बैठ जाता है। सारे लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वो लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी लाइन में आकर खड़ा हो जाए। डॉक्टर परी उसे पहचान जाती है और धीरे से बोलती है, ध्रुव। ध्रुव बोलता है, क्या सच में मुझे लाइन में लगने की ज़रूरत है? डॉक्टर परी उसकी ये बात सुनकर शर्मा जाती है। तभी ध्रुव बोलता है, डॉक्टर परी, चलो मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर रहकर क्या ही करोगी, चलो मेरे साथ चलो। इतना कहकर ध्रुव डॉक्टर परी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। बाकी के लोग हक्के बक्के हो जाते हैं कि आखिर वो आदमी था कौन और उनकी डॉक्टर को लेकर कहाँ चला गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नीलामी घर की नीलामी दिखाई जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि युगराल दरबार की नीलामी थी, जो अब बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था, क्योंकि ध्रुव भी इसी शहर में पैदा हुआ था। तभी सायरा बोलती है, तो इस चीज़ के लिए कौन बोली लगाना चाहता है? तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक काले कपड़ों वाला लड़का बोलता है, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तभी ध्रुव अचानक से सायरा के पास चला जाता है, जिसे सब पहचान जाते हैं और सब शांत हो जाते हैं। ध्रुव बोलता है, सायरा, क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना? सायरा कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी ध्रुव उसको लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। साइड में खड़े युगराल बोलते हैं, ये ठरकी नहीं सुधरेगा। अब कई साल बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ध्रुव ईरा के साथ एक पहाड़ी पर बैठा था। तभी ध्रुव ईरा को पकड़कर किस करने लगता है। ईरा मना करती है, लेकिन ध्रुव नहीं मानता। तभी एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है, पापा, आप मम्मी को फिर से परेशान कर रहे हैं, मैं हिनीसा मम्मा को बता दूंगा। यह कोई और नहीं बल्कि ईरा और ध्रुव का बेटा था, और ये भी एक विद्वान था। तभी ध्रुव बोलता है, गंदे बच्चे, भागो यहाँ से। कुछ देर बाद ध्रुव बोलता है, ईरा, मुझे कुछ समय से थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। ईरा पूछती है, क्या हुआ? ध्रुव बोलता है, तुमने कभी सोचा कि जितने भी आज तक शक्ति देव आए हैं, उन्हें तो कोई मार नहीं सकता, फिर वे लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग दूसरी दुनिया में चले गए हों, क्योंकि इस दुनिया में अब ऐसा कुछ है ही नहीं जो एक शक्ति देव के काम आए। ईरा घबराते हुए बोलती है, क्या तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे? नहीं, ये झूठ है। आधा साल बीत जाता है। अब ये बात सबको पता चल जाती है। हिनीसा, कनिष्क, महावस, आचार्य विदुर, सबको पता लग जाता है कि ध्रुव सच कह रहा है। ध्रुव बोलता है, शायद कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ शक्तिदेव ही रहते हैं और उसके आगे से उनकी एक नई दुनिया शुरू होती होगी। अब एक दिन शाम को अचानक से आसमान में कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। देखते ही देखते वो एक आयाम में बदल जाती है, जिसमें से एक रास्ता निकलकर ज़मीन तक आ रहा था, जिसके अंदर से निकल रही थी भयानक शक्तियाँ, और उसी के अंदर से निकलने लगती हैं सिद्ध शक्तियाँ, जो मार्कस से हज़ारों साल पहले गायब हो गई थीं। वो अब वापस आने लगती हैं।
उस शक्ति की वजह से कनिष्क और महावस की शक्तियाँ अचानक से बढ़ने लगती हैं और इतनी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है वो भी अब शक्तिदेव बनने वाले हैं। ध्रुव भी उस शक्तियों के रास्ते को देखकर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगता है। इतने सालों से शांत रहने के बाद एक बार फिर से उसका खून तेज़ी से उसकी नसों में बहने लगता है। तभी ध्रुव एक कातिलाना नज़रों के साथ आसमान में देखकर कहता है, अंत भी एक नई शुरुआत है। द एंड। अब आगे सुनने से पहले अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल शक्ति पूर्वज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, अब नहीं तो कब करोगे। दोस्तों, ये थी सुपर योद्धा नॉवेल की असली एंडिंग। मैं इस चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों ने नागरानी हिनिसा को मार क्यों डाला, जबकि नॉवेल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। खैर, देखते हैं आगे क्या करेंगे ये लोग। और मैं जो बोली थी कि लास्ट में बताऊंगी वो ये है कि पहले इन लोगों ने सुपर योद्धा सीजन 1 की एंडिंग बहुत ही खराब बनाई थी। जैसे ही प्रलय राज मरता है उसके बाद सीजन 2 स्टार्ट होता है। लेकिन शायद हमारी वीडियो की वजह से इन लोगों को लगा कि एंडिंग को बदलना चाहिए, और शायद इन लोगों ने किया भी और पहले से बहुत अच्छा भी बनाया। ये बात तो अब तक आप लोगों को पता चल ही गई होगी। तो यार, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं वीडियो जल्दी डालो जल्दी डालो। यार, पहले नॉवेल को अच्छे से पढ़ो, फिर एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाओ, फिर रिकॉर्ड, फिर एडिटिंग। यार, थोड़ा टाइम लग जाता है। हमारी पिछली RJ अब हमारे साथ काम नहीं करती, जिस वजह से ये वीडियो ज़्यादा ही लेट हो गई। और हाँ, अगली वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगी। तब तक के लिए बाय, टाटा, अपना ख्याल रखना। लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। मैं भी जा रही हूँ शक्तिदेव बनने। बाय। पूछी।